हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 हिंदी का छठा पाठ चिट्ठी का सफ़र। आज हम आपको इसको आपके सामने पढ़ा रहे हैं और इसका अर्थ आपको समझाएंगे। तो चिट्ठी का सफ़र कैसा होता है, कहाँ कहाँ चिट्ठियाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, कौन इनको ले जाता है और किनके माध्यमों से चिट्ठी पहुँचती है, यह बातें इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। 10-12 साल का बच्चा कुछ न कुछ तो पत्र लिखता ही है। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे। वे जो पत्र आप लिखते हैं वह अपने सही पते पर और सही समय पर किस तरह से वह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यह बहुत सी बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें किसी का पता लिखते हैं ना, जिसको आप भेजते हैं, और अपना भी पता लिखते हैं और किस स्थान पर वह भेजा जाना है। तो किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है और संदेश पहुंचाने में कितनी जल्दी है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा कि नहीं, आपने उस चिट्ठी पर सही पता लिखा या नहीं। तुमने उस पर डाक टिकट लगाया या नहीं। उस चिट्ठी पर डाक टिकट, आप जब चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें एक डाक टिकट भी लगाते हैं ना, वो लगाया नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि अब प्रश्न क्या उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। स्वाभाविक सी बात है, चिट्ठी पर डाक टिकट है उसको क्यों लगाया जाए, और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी से कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। ये प्रश्न उठते हैं, ये हर किसी के मन में यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। वह जब आप किसके पास होंगे, खासकर वे जिनके पास डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। यहाँ पे 2 लिफाफे दिए गए हैं और इनको क्या करना है, दिए गए पतों को इस खाली स्थान पर हमें लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। दोनों पते जो हैं, जो इस लिफाफे में यहाँ पे दिए गए हैं, वो किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी को लिफाफा भेजा गया उसमें क्या लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। केवल महात्मा गांधी लिखा है और ये वहाँ पर केवल वर्धा लिखा गया है। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। और जो दूसरा लिफाफा यहाँ पे दिया गया है उसमें देखिए, इमारत से लेकर संस्थान तक का नाम लिखा गया है, कहाँ इसको भेजा जाना है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
अरविंद मार्ग नई दिल्ली यहाँ पे लिखा गया है। पूरा यहाँ पे संस्थान इमारत का नाम लिखा गया है और संस्थान का नाम और शहर का नाम लिखा हुआ है। तो पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू किया है और बड़ी उसको बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटे से बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, पहले घर के नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, पहले घर का नंबर यानी छोटी से बड़े की ओर, घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम दिया गया है, फिर गांव का नाम, फिर कस्बे का, फिर शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो शहर के नाम के बाद लिखे अंक को क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। तो शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। आप भी चिट्ठी में क्या करते हैं? पहले उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसका मकान नंबर, गली नंबर और गांव, शहर, कस्बा जो भी है उसका नाम उसमें लिखते हैं। उसके बाद अंत में क्या करते हैं आप? जिले का नाम या राज्य का नाम और उसके बाद फिर एक पिन कोड होता है, उस पिन कोड को आप अंत में लिखते हैं। जैसे पिथौरागढ़ का अगर पिन कोड है तो वहाँ उसका जो पिन कोड नंबर है वो क्या है? 262501 यानी 262501 262501। ये पिथौरागढ़ का पिन कोड है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। आखिर यह सोचने की बात है कि पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पिन कोड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। और पूरे देश में एक ही गांव, एक ही कस्बे और एक ही शहर जैसे कई नाम होते हैं। तो अगर हम किसी बिना पिन के इन जगहों पर अगर हम अपने पत्र को भेजते हैं तो शायद यह दूसरे शहर, दूसरे गांव या दूसरे कस्बे में जा सकता है। इसलिए पिन कोड यह दर्शाता है हर शहर, हर कस्बे, हर गांव को एक पिन कोड दिया गया है। उस पिन कोड की सहायता से क्या होता है? उस जगह का पता लगाने में कर्मचारियों को क्या होती है? मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जाते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जो पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी वह 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने क्या पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी और पत्र पर, किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। तो इसमें गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी और पत्र पर पिन कोड कहीं भी पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका जो पिन कोड का इसमें कोई भी फर्क यहाँ पे पिन कोड का नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। और डाक सेवाओं में क्या हुआ है? लगातार बदलाव हुआ है और विकास होता रहा है। तो अब यहाँ पे पहले भाग में हम पिन कोड से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर,
पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN होता है ना, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंक का होता है। जैसे पिथौरागढ़ का 262501 या 262501 या 262501, 6 अंक है ना उसमें। तो हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है और उसमें जो हर एक अंक है उसका एक खास स्थानीय अर्थ होता है। अब वो अर्थ क्या होता है? उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। जो NCERT को जो ये लिफाफा भेजा गया है उसमें यहाँ पे जो पिन दर्ज किया गया है वो है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। यानी पिन कोड क्या दर्शाता है यहाँ पे कि यह पिन कोड या दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र, दिल्ली राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है 10। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। जो अगले जो 3 अंक हैं यानी क्या 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से क्या वो डाक क्या होती है बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आपको पता करना है कि आपका विद्यालय जहाँ पर है उसका पिन कोड क्या है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। जहाँ आप रहते हैं उस इलाके का भी पिन कोड नंबर पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। और डाकघर में जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी मिलती है ना जिसमें सभी के नंबर होते हैं, उसी तरह पिन कोड की भी डायरेक्टरी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। हमारे इलाके का जो पिन कोड होता है वह उसकी जानकारी हमें हमारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स से भी पता चल जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ से मिल सकते हैं? कहाँ से मिल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल सकते हैं और आज के समय में तो इंटरनेट के माध्यम से हम सभी जगहों का पिन कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो पुराने समय में क्या किया जाता था? कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात की जा रही है, जैसे कबूतरों की बात की जा रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे न की जाए जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम कर रहे हों। तो पहले लोग क्या करते थे? पैदल चलकर डाक पहुंचाने का काम करते थे ना, तो उनका भी यहाँ पर नाम क्यों न लिया जाए, क्यों न उनकी बात की जाए। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, उस समय जो संचार और परिवहन के जो साधन थे वो बहुत कम थे, बिल्कुल सीमित थे। बात तो हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते रहे। बात किसकी हो रही है? उन हरकारे जो क्या करते थे? पैदल चलकर आम आदमी की चिट्ठी घर घर तक पहुंचाते थे। चाहे वो कितना भी उनको पैदल चलना पड़े, वह हर आदमी की चिट्ठी घर घर तक पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे और जो राजा महाराजा थे उनके पास कौन होते थे? घुड़सवार होते थे। घोड़े में सवार होकर वो हरकारे जाते थे और अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की भी रक्षा
करनी होती थी। हरकारों को पैदल कई किलोमीटरों तक पैदल भी जाना पड़ता था और उसके साथ साथ उस डाक की भी क्या करनी होती थी, रक्षा करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि उनको डाक की रक्षा भी करनी होती थी और उसमें खतरा किसका रहता था, डाकू, लुटेरे और जंगली जानवरों का डर भी बना रहता था। तो डाकू, जंगली जानवरों का, लुटेरों का डर भी हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आज भी जो भारतीय डाक है वह दुर्गम यानी कठिन व पहाड़ी इलाकों पर डाक पहुंचाने के लिए किनका, हरकारों का इस्तेमाल करती है। आज भी उन पर निर्भर रहती है। वहाँ आज भी साधन नहीं है जाने के लिए, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में, जम्मू कश्मीर का एक लद्दाख खंड है, वहाँ पे पदम, जंस्कार जैसी कई जगह जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। कुछ जगह हैं पदम, जंस्कार, ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी हरकारे डाक पहुँचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आज आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आज के समय में आपको पता ही है, संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ईमेल, कई इस तरह के साधन आज आसानी से उपलब्ध हो गए, जिससे आप अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और डाक बांटने में आज हवाई जहाज, पानी के जहाज और न जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो डाक विभाग क्या क्या करता है, पत्र पहुंचाता है, मनी ऑर्डर जिसमें पैसे भेजे जाते हैं के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। चाहे वो कबूतर हो, उनकी उड़ान हो, और या हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि यह बात कि कबूतर भी एक संदेशवाहक हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं करती हैं। इसमें कबूतर की भी कई प्रजातियां हैं जिसमें से सभी संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं करती हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। एक प्रजाति है गिरहबाज या हुमर, जिसे क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है और उसे डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वो कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? यहाँ पे बता रहा है कि उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वह सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कबूतर के बारे में बताया गया है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा पुलिस के पास खास तौर पर हुमर कबूतर, ये यहाँ पे हुमर कबूतर दिखाया है, इसका इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। यानी कानून व्यवस्था, संकट आने पर या अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए यह कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है। इनकी जो संदेश सेवा है वो बहुत ही क्या है, सस्ती है और उन पर खास खर्चा नहीं आता है और उन पर खास खर्च भी
नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है। इनका जीवन कितना होता है? 15 से 20 साल होता है। और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। और 8 से 10 साल तक वह बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। जो एक स्वस्थ कबूतर है वह एक दिन में कितना? 1000 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है। कितना कठिन सफ़र होता होगा। क्या मनुष्य 1000 किलोमीटर पैदल चल सकता है? नहीं। लेकिन कबूतर को देखिए, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। अगर हम बस को भी एक दिन में ले जाए ना, वो भी एक दिन में 1000 किलोमीटर नहीं कर पाएगी सफ़र। तो यहाँ पे कबूतर जो है एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण संदेश हो गया तो उसको भेजने के लिए 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। वहाँ पे उन कबूतरों के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो या बाज का हमला हो जाए, तो अगर एक कबूतर पर हमला हो जाए तो उस महत्वपूर्ण संदेश को दूसरा कबूतर पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय एक ऐसे कबूतर की कहानी है जो क्या करता था? संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी एक अंग्रेजी की किताब है, उसमें इसकी जानकारी दी है। और किताब का नाम है ग्रे नेक। और किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। और जो इस किताब का हीरो है उसका भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो। अगर आप इस किताब को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्या करो? नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता। और उस नेशनल बुक ट्रस्ट का पता क्या है? नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली 110070। अगर आप इस किताब को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक पत्र लिखो नेशनल बुक ट्रस्ट को कि वह इस किताब को किसमें? हिंदी में छापें। और उसका पता क्या दिया है? नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली 110070। तो इस तरह से ये चिट्ठी का सफ़र, किस तरह से चिट्ठियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं और कौन कौन लोग इन चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, यह बात इस पाठ में आपको बताई गई है। तो यह पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको अगले भाग में पाठ 7 और उसका अर्थ आपको समझाएंगे।